2 दिसंबर 2019 मुंबई के माहिम बीच पर हर दिन की तरह लोग टहल रहे थे। वहां बहुत सारी भीड़ थी। तो उनमें से किसी एक शख्स की नजर समुद्र के लहरों पे आते हुए एक सूटकेस पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे शायद लगा कि इसमें कुछ खास चीज हो सकती है। तो वो उस सूटकेस की तरफ भागते हुए चला गया और उसे उठाने लगा। तभी उसे अजीब सी बदबू आने लगती है उस सूटकेस में से। उसे लगा कि इस सूटकेस में कुछ तो गलत है, तो उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस भी वहां मौके पे पहुंच जाती है। अब सूटकेस को खोलने की बारी आती है। सूटकेस जैसे ही खोला जाता है तो वहां के सभी लोग उस सूटकेस में जो अंदर था वो देख के बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इस बीच पे किसी ने भी ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उस सूटकेस में एक इंसान का प्राइवेट पार्ट, एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर भी मौजूद था। अब ये सब देखने के बाद नॉर्मल सी बात है, हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सूटकेस समुद्र से बह के लहरों से किनारे तक आया था और ना तो कोई इसकी पहचान है और ना तो कोई सुराग है। अब इसीलिए पुलिस वालों को बड़ी चुनौती बन चुकी थी कि शख्स का पता लगाना कि ये है कौन और ये आया कहाँ से और ये सब किसने और क्यों किया है। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि इस सूटकेस में एक हाथ, एक पैर और एक कटा हुआ प्राइवेट पार्ट था। इससे मरे हुए इंसान का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, पर उस सूटकेस में एक ऐसी चीज होती है जिससे ये केस सॉल्व हो जाती है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ वॉच करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर वॉच करिए। दरअसल उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी मिलते हैं। वो सूटकेस में इस तरह से रखे हुए थे कि उस सूटकेस में से खून बाहर ना आए। जब कपड़ों की भी तलाशी की जाती है तो उनमें भी कुछ खास नहीं मिलता, जिसमें एक पैंट, टी शर्ट और एक शर्ट था। अब पुलिस वाले वहां के मछुआरों को एक कमांड देते हैं कि आप समुद्र में जाइए और ऐसी ही मिलती जुलती बैग को ढूंढना, क्योंकि हमें लग रहा है कि ऐसे ही बैग में और कई सारे पार्ट्स डाल के बैग समुद्र में फेंक दी होगी। इतना सारा मशक्कत करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो पहले पुलिस ये बैग हॉस्पिटल में भेज देती है, क्योंकि ये घटना कब हुई थी ये जानने के लिए। उन पार्ट्स की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये घटना 2-3 दिन पहले नहीं बल्कि 5-6 दिन पहले हुई थी। यानी कि सूटकेस मिला था 2 दिसंबर 2019 को, मतलब ये घटना 26 या 27 नवंबर को हुई होगी। इसी द्वारा हाथ के फिंगरप्रिंट को निकाल लिया जाता है, जिससे क्रिमिनल के रिपोर्ट को मैच किया जाता है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब पुलिस वाले इस केस को क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंप देते हैं। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अब क्राइम ब्रांच के हाथ में ये केस आया तो फिर से उन्होंने अच्छे से उस सूटकेस की तलाशी की और सारी चीजें बारीकी से देखी, क्योंकि सूटकेस के अलावा उनके पास दूसरा कोई सबूत था ही नहीं। जैसे कि उन्हें उस सूटकेस में कुछ कपड़े मिले थे, उनमें से एक शर्ट थी जो कि खास सिलवाई गई थी और उसी शर्ट पे एक टैग लगा हुआ था। उस टैग पर लिखा हुआ था अल्मो मेंस वेयर, और यही टैग इस केस के खूनी तक पहुंचा देता है। अब क्राइम ब्रांच वाले उस टैग के ऊपर लिखा हुआ नाम था उसका पता लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर ये शॉप है कहाँ पर। आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि मुंबई में कुर्ला पश्चिम बेलगामी रोड पर यह शॉप है। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है तुरंत शॉप पे चले जाते हैं और वो शर्ट दिखा के उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि इस शर्ट वाले का नाम, पता और फोन नंबर मिल सकता है क्या। अब शॉप वाले उसी शर्ट को अच्छे से देखते हैं और बड़ी सी डायरी निकालते हैं। उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि शर्ट कैसे सिलाना है, किसका है, नाम और पता सब कुछ लिखा हुआ होता है, वगैरह वगैरह। अगर ये शर्ट यहाँ ही सिलाई गई है तो वो पता विता सब मिल जाएगा। तो उन्हें वैसे ही मिलता जुलता शर्ट दिखाई देता है, पर उसमें बस नाम ही लिखा था, बेनेट रेबलो। उस बॉडी का नाम तो पता चल चुका था, लेकिन अभी तक उनके हाथ पूरी जानकारी नहीं लगी थी और सिर्फ नाम के आधार पर कैसे इस पूरे शहर में उसे ढूंढ लेंगे और वो कहाँ रहता था, क्या करता था, ये सब जानकारी जुटा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब कुछ भी करके इस केस को सॉल्व करना था, तो उन्होंने सोचा कि सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, क्योंकि हो ना हो कि ये आदमी सोशल मीडिया पे होगा, क्योंकि अभी 99% लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं। तो इसी सोच के साथ उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पहले फेसबुक पर ढूंढना शुरू कर दिया। अब नॉर्मल सी बात है कि बेनेट रिवोलो नाम से बहुत सारे अकाउंट होंगे। अब उनमें से कौन हो सकता है ये ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका नाम ही पता चल चुका था और उनके पास दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। तो हर एक अकाउंट को अच्छे से चेक किया जाता है
क्योंकि उसका नाम ही पता था और उनके पास दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। तो हर एक अकाउंट को चेक किया जाता है, उनके फोटोज, उनके फ्रेंड्स, ऐसे कई सारी चीजें देखी जा रही थी। ये काम इतना आसान नहीं था जितना आपको देखने में ये लग रहा है। इसके लिए अलग से टीम बिठाई गई थी। तो उन्हें फाइनली एक ऐसा अकाउंट मिलता है जिसके ऊपर पूरा शक था। हो ना हो ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में पुलिस तलाश कर रही है। फिर जिस तरीके से सूटकेस में हाथ मिला था अंदर, वैसे ही मिलता जुलता हाथ उन्हें इस प्रोफाइल में मिलता है। उसके बाद उन्हें एक अहम सबूत भी मिलता है। जैसे उस सूटकेस में एक शर्ट मिला था, वही शर्ट पहन के उस आदमी ने फोटो भी निकाला था। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि ये यही आदमी है जो हमें बॉडी पार्ट्स मिले हैं। और बाकी सारी चीजें अच्छे से देखने के बाद, प्रोफाइल चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये आदमी एक म्यूजिशियन है। उसके और अच्छे से प्रोफाइल चेक करने के बाद उन्हें एक अहम जानकारी मिलती है, मतलब एक आईडी मिलता है जिसका फोटो निकाल के पोस्ट किया था। उस पे उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, ये सब लिखा हुआ था। पुलिस को ये सब मिलने पर पुलिस पहले उन्हें कॉल करती है, पर उनका नंबर बंद आ रहा था। तो पुलिस तुरंत वही एड्रेस पर चली जाती है, जो एड्रेस था सांता क्रूज ईस्ट में। वहाँ जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके घर पे बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि पड़ोसी से पूछताछ करना कि आखिर घर के लोग गए तो गए कहाँ। पुलिस वालों को जो एफबी पे फोटो मिली थी वो फोटो दिखा के उनसे पूछताछ करते कि यह आदमी यही रहता था क्या, ये घर उसका ही है। पड़ोसी कहते कि हाँ, ये घर इसी का है और ये 4-5 दिन से गायब है और इसकी बेटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आराध्या पाटिल, वो भी कई दिनों से गायब है। हमें लगता है कि वो दोनों कहीं पे चले गए हैं। अब पुलिस वालों को पता नहीं था कि उसकी बेटी भी है। उसकी बेटी का भी यही असर हुआ होगा और समुद्र में फेंक दिया होगा। अभी बस सवालों पे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब पुलिस वालों ने सोचा कि अब ताला तोड़कर इस घर के अंदर जाना ही बेहतर है। घर की अच्छी तरीके से छानबीन की जाती है। छानबीन करने के द्वारा उन्हें एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा हुआ होता है, आई एम अ बैड गर्ल, जिसने मुझे पनाह दी, परवरिश की, मैंने उसी को खत्म कर दिया। ये लाइन अपने आप में एक बड़ा सा मैसेज था उन पुलिस वालों के लिए। और एक तरफ क्राइम ब्रांच वाले ये सोच रहे थे कि उसके बेटी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे उसके बाप के साथ हुआ है। अब उन्हें साफ पता चल रहा था कि आराध्या पेनेट्रेबल की अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी बेटी होती तो वो मैसेज में ये लाइन नहीं लिखती। अब पता चल चुका था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, यानी कि बेनेट रेबेलो की गोद ली बेटी आराध्या पाटिल ने ही उसे मारा है। लेकिन अभी तक उसकी बेटी पकड़ी नहीं गई थी और उसने ये क्यों किया है ये भी जानना उतना ही जरूरी है। अब आराध्या का नंबर भी वहाँ ही मिलता है, तो उसके एक नंबर को ट्रेस में डाला जाता है, लेकिन उसका भी नंबर बंद आ रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद आराध्या का नंबर ऑन हो जाता है और इंडिकेट करने लगता है घाटकोपर में। जैसे ही उन्हें पता चलता है तो तुरंत पुलिस वहाँ पे जाते हैं और आराध्या वहीं पे ही मिलती है। पुलिस वालों को देख के आराध्या डर तो गई, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। फिर पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं कि तुम अपना घर छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो और तुम इनके साथ क्यों रह रही हो और तुम्हारे पिता कहाँ पे है। उस पे आराध्या आराम से उनका आंसर दे देती है कि मेरे पिता म्यूजिशियन है और वो इसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हैं और मैं घर पे अकेली नहीं रह सकती, तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ रह रही हूँ। लेकिन जब पुलिस वाले वही नोट जो घर पे मिला था वो उसे दिखाते हैं तो आराध्या समझ गई कि अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए आराध्या ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें कहा, हाँ मैंने ही अपने पिता का खून किया है और उस बॉडी को छुपाने के लिए बॉडी को काट के सूटकेस में भर के नदी में फेंक दिया था। अब यहाँ तो आपको लगा होगा कि ये बेटी तो हैवान निकली। जिस बाप ने इसे बड़ा किया, इसको परवरिश की, इसको पनाह दी, उसी ने ही अपने पिता की जान ली। ये कैसी हैवानी थे और ऐसी बेटी चाहिए किसे। ये सब सोचने से पहले उसने ये सब क्यों किया, उसके पिता ने उसके साथ क्या किया था जो उसने ये कदम उठाया, तो ये भी सोचिए आप। आराध्या ने बताया कि वो मेरे असली पिता नहीं है, उन्होंने मुझे गोद लिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर आगे चल के आराध्या की मुलाकात एक लड़के से होती है, उनकी बातचीत बढ़ जाती है, नंबर एक्सचेंज हो जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। उस लड़की की उम्र होती है 16 साल। उन दोनों की बातचीत कॉल पे चल रही थी। इसी दौरान आराध्या उस लड़के को ये कहती है कि वो भले ही मेरे पिता है पर उन्होंने मुझे गोद लिया है और वो हमेशा मेरा शोषण करते हैं, जिससे वो आराध्या बहुत परेशान हो गई है। ये सुनते ही 16 साल का लड़का, उसका प्रेमी, बहुत गुस्सा करता है उसके पिता पर। वो कहता है कि उसने तुम्हें बेटी कह के गोद लिया है और तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। 30 नवंबर 2019 ये वो दिन था जहां वो दोनों पहली बार
अपने पिता को मारने की कोशिश करती है, वो भी नाकामयाब होती है। फिर आता है 26 नवंबर 2019, जब आराध्या के पिता घर पर नहीं थे तो उसका आशिक, उसका प्रेमी 16 साल का लड़का, वो उसके घर पर ही था और वो दोनों वही बातें कर रहे थे। अब इन्हीं बातों में आराध्या को बहुत गुस्सा आने लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हो चुका है, और यही बातें चलते वक्त उसके पिता घर आ जाते हैं। तो वो जैसे ही आते हैं तो वो अपने पिता से सवाल जवाब करती है कि वो कहती है कि आपने क्यों मुझे अच्छे बेटी की तरह परवरिश नहीं की, क्यों ऐसा घिनौने काम मेरे साथ आप कर रहे हो। ये सब बातें सुनने के बाद बेनेट रेबेलो को बहुत गुस्सा आता है। वो बाजू में पड़ा गिटार उठाता है और उस लड़के की तरफ मारने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि पहले तो ये ऐसे नहीं बात करती थी, ये इसीलिए उसे चढ़ाया है, इसलिए वो अब मेरे से ऐसे बातें कर रही है। वो जैसे उस लड़के को मारने जाता है वैसे ही पीछे से आराध्या एक डंडे से उसके सर पर मार देती है। वो जैसे ही डंडा मारती है वैसे वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद भी वो मारती रहती है। उसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। अब जल्दी से आराध्या घर पे रखी हुई कीटनाशक स्प्रे लाती है और उसके मुंह में पूरा खाली कर देती है। हालांकि अभी तक वो जिंदा ही था, जिसके बाद उसे चाकू से मारकर खत्म कर दिया जाता है। फिर उस बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम में जाके फेंक देते हैं, और पूरी रात उस बाथरूम में ऐसी ही बॉडी वो पड़ी रही। और अब वो अगले दिन जाके बाजार में जाके चाकू, ग्लव्स, वो सब जो सामान चाहिए वो सब लेके आते हैं और उस बॉडी को काटने लगते हैं। चाकू से बॉडी कट नहीं रही थी, तो वो चाकू को गर्म कर करके उस बॉडी को काट दिया जा रहा था। और उसने ये भी बताया कि हथौड़े से उनकी हड्डियों को तोड़ा गया, फिर सूटकेस में बंद करके वहां के मीठी नदी में फेंक दिया गया, और नदी से लेकर समुद्र में और समुद्र से लेकर लहरों से किनारों तक वो सूटकेस पहुंच गया। शायद जो कपड़े सूटकेस में मिले वही कपड़े अगर सूटकेस में नहीं रहते तो किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि ये बॉडी किसकी है और ये हादसा किसने किया है। ये था कहानी का एंड। अब दोस्तों मुझे बताइए इसमें कौन गलत है और कौन सही, जिसने लड़की की मदद की, उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे वो, या फिर जिस लड़की ने उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसका बदला लिया वो, या फिर अपना हवस मिटाने के लिए एक लड़की गोद ली, एक अच्छा बाप नहीं बन सका, या फिर वो। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। तो मिलते हैं ऐसी नए क्राइम के साथ, तब तक के लिए बाय।